बच्चों बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2। बच्चों, हम इस पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। ये पाठ का शीर्षक है हिमालय की बेटियां और यह पाठ श्री नागार्जुन के द्वारा रचित है। इसके लेखक हैं श्री नागार्जुन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लेखक हैं श्री नागार्जुन, वे नदियों के प्रति अपना अपार श्रद्धा व भाव प्रकट करते हैं। नदियों के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उन नदियों की धारा में डुबकियां लगाना चाहता है। वह आश्चर्य प्रकट करते हैं कि कैसे दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल में यानी समतल मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं। वे अपने महान पिता के विराट प्रेम को पाकर भी यदि इनका हृदय अतृप्त रहता है तो ऐसा कौन है जो इनकी प्यास बुझा सकेगा। हमने पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा था कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की बेटियां हैं। लेखक ने इन नदियों को हिमालय की बेटियां दर्शाया है। हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में नदी बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जो लेखक है श्री नागार्जुन, उनके ख्याल में आता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां, जो हिमालय दर्शाया वह बूढ़े के रूप में दर्शाया है। हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये नदियां कैसे खेल खेला करती हैं। जो नदियां हैं वह हिमालय की पुत्री के रूप में लेखक ने दर्शाई थी और जो हिमालय पर्वत है वह पिता के रूप में दर्शाया गया है। तो कैसे ये बच्चियां बूढ़े हिमालय की गोद में खेल खेला करती हैं। यह दृश्य पहाड़ी लोगों को भले ही आकर्षित न करे, लेकिन लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हिमालय है उसे ससुर के रूप में यानी समुद्र के ससुर के रूप में दर्शाया है और जो समुद्र है वह हिमालय का दामाद के रूप में लेखक ने वर्णन किया है। दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। आगे देखो, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। एक ये कालिदास है, संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान हुए हैं। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित है। इसमें एक यक्ष है, विरही यक्ष है और मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश अपनी प्रेयसी तक पहुंचाता है। कहता है कि वेत्रवती यानी वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। जो मेघ है दूत के रूप में मेघ यानी बादल, तो उस यक्ष ने बादल को दूत के रूप में भेजा है अपना संदेश भेजने के लिए। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो बेतवा नदी है उसको अपना प्रेम का दान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। जो वह नदी है तुम्हारी प्रेयसी के रूप में है, वह तुम्हारा प्रेम पाकर अत्यंत ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक कह रहे हैं कि यह बात मुझे अचानक ही याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। कालिदास के रूप में कह रहे हैं कि लेखक की उस महान कवि यानी कालिदास को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियां और पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा।
काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। ये कोई महान व्यक्ति हैं। काका कालेलकर ने इन नदियों को लोकमाता का भी दर्जा दिया है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। लेखक कह रहे हैं कि माता बनने से पहले लेखक के अनुसार ये नदियाँ बेटी के रूप में होती हैं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो लेखक का भाव क्या है। लेखक इन्हें नदियों को बेटी के रूप में भी देखते हैं और प्रेयसी के रूप में भी देखते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। कितने कवि ऐसे हैं जो इन्हें बहन कहकर पुकारते हैं नदियों को। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, मैं मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया था। लेखक कह रहे हैं कि मैं सतलुज जो नदी है उसके किनारे बैठा हुआ था। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में और अपने पैरों को पानी में लटकाए हुए था। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो मैं गुनगुनाने लगा। तो बच्चों, लेखक का तन और मन ताज़ा यानी फ्रेश हो गया और इससे वह गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा, देखो। जय हो सतलज बहन तुम्हारी लीला, अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। लेखक कह रहे हैं कि जय हो कि सतलज बहन तुम्हारी, की हे बहन सतलुज नदी के लिए कह रहे हैं कि हे बहन सतलुज नदी तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, जो तुम्हारी लीला है, जो तुम्हारी क्रीड़ा है वह अचरज विचित्र है। कि हे बहन तुम्हारी लीला विचित्र है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, हुआ यानी मुदित प्रसन्न मन, यानी मेरा मन प्रसन्न हो गया और क्या हो गया, हटा खुमारी, आलस्यपन दूर हट गया। खुमारी का अर्थ होता आलस्यपन, यानी मेरा आलस्य दूर हो गया और मन प्रसन्न हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी हो जाऊं, यानी तुम्हारी पीड़ा को हर लूं मैं, इतना प्रसन्न हो गया। तुम बेटी यह बाप हिमालय की, हे सतलुज नदी, हे बहना
तुम बेटी हो और तुम्हारा जो बाप है वह हिमालय पर्वत है। चिंतित पर चुपचाप, हिमालय चिंतित है पर वह चुपचाप है, मौन को धारण किए हुए है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी होती है अभिनेत्री, चित्रित पट पर अभिनय के, जो चित्रित पट होता है जो जहाँ पर अभिनय किया जाता है उसे चित्रित पट कहते हैं, मंच यानी उस पर। अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, तुम्हारी जो छाप है अनुपम है, अनोखा है, अद्भुत है, विचित्र है। छाप हिमालय, जो हिमालय की छाप वह अनुपम है, अनोखा है, अद्भुत, विचित्र है। यानी हिमालय पर्वत कैसा है, बहुत ही विस्तृत है, बड़ा है, उसकी जो छटा है वह दर्शनीय होती है, देखने योग्य होती है, अद्भुत होती है। इसलिए कहा कि अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, की है बहना सतलुज नदी तुम्हारी जय हो। ये एक कविता ही थी जो लेखक ने गुनगुनाई थी अपने मन में। आगे देखो इसके अभ्यास के प्रश्न। लेख से देखो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। पहला प्रश्न है कि नदियों को मां मानने के रूप में हमारी काफी पुरानी परंपरा है। हम काफी पुराने समय से नदियों को मां का दर्जा दे रहे हैं, ये आशय इसका। लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। नदियों को मां मानने की परंपरा, माता मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें किन रूपों में दर्शाया है, यानी लेखक के अनुसार क्या क्या रूप हैं जो लेखक ने नदियों के लिए कहे हैं। तो क्या क्या कहे हैं बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था हमने। तो देखो क्या कहा है लेखक ने नदियों के लिए। इसका उत्तर क्या बनेगा, इसका बनेगा भारतीय संस्कृति में नदियों को मां मानने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। लेकिन लेखक नागार्जुन इन नदियों को विभिन्न रूपों में देखता है, अलग अलग रूपों में देखता है। वह रूप कौन कौन से, वह उन्हें बेटी के रूप में, प्रेयसी के रूप में एवं बहन के रूप में भी देखता है। इनके साथ ममता का धागा है जिन्हें हम जोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। क्या क्या बताई गई हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से ही अनेक नदियां जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, कुंभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि निकलती हैं। ये विशेषता है, क्यों है, क्योंकि इन दो नदियों से अनेक नदियां निकलती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। हिमालय के हिम नदों से पिघलकर एक एक बूंद से यह नदियां बनकर समुद्र की ओर प्रभावित होती हैं। लेखक ने के अनुसार हिमालय बहुत सौभाग्यशाली है, क्यों है, जिन्हें इन बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिला। इसलिए जो हिमालय पर्वत है बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्यों, क्योंकि इन्हें इन नदियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिला। अगला प्रश्न है काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। सो काका कालेलकर का वर्णन आया है, उन्होंने इन नदियों को लोक माता का दर्जा दिया है। ऐसा क्यों कहा है, तो आपने पढ़ा था अभी अभी कि काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि नदियों ने शताब्दियों से मनुष्य जीवन को जीवन दान दिया है। नदियों के किनारे विभिन्न शहर बसे हैं और आवागमन के साधन विकसित हुए हैं। नदियों पर ही बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। ये बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, इन पर पुल का निर्माण किया जाता है, बांध बना दिए जाते हैं और अनेक नहरें इनसे निकाल दी जाती हैं, जिससे खेतों की सिंचाई व बिजली उत्पादन होता है। और वह नहरें कहाँ पानी पहुँचाती खेतों में और इनसे बिजली भी उत्पन्न होती है। साथ ही इन नदियों में विभिन्न जलीय जीवों का संचार विकसित होता रहता है। अनेक जीव जंतु इस नदियों के जल में
जीवन यापन करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। जो लेखक ने इस पाठ में हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है और उनकी बेटियों का वर्णन किया है, तो किन किन की प्रशंसा की है। देखो इसका उत्तर क्या होगा। हिमालय की यात्रा में लेखक ने पर्वतराज, पर्वतों का राजा हिमालय की, इसके हिमनदों, विभिन्न नदियों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, हरी भरी घाटियों, बादलों, समुद्र आदि की प्रशंसा की है। दोबारा से सुन लो कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने पर्वतराज यानी हिमालय पर्वतों में जो श्रेष्ठ है उसे पर्वतराज कहते हैं। हिमालय की, इसके हिमनदों, विभिन्न नदियों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, हरी भरी घाटियों, बादलों, समुद्रों आदि की प्रशंसा की है। तो बच्चों ये आपके प्रश्न हो गए 4। इन प्रश्नों को लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पुस्तक का अगला अध्याय पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, साथ के साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।